जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सुदर्शन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दर्शन क्लासेस विद शिव में एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि मैंने यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए क्लासेस स्टार्ट करी थी, जिसमें हमने टॉपिक शुरू किया था भारतीय इतिहास। उसमें अभी तक 7 क्लासेस हो गई थी, आज ये 8वीं क्लास है। उसमें भारतीय इतिहास में एक टॉपिक है पुष्यभूति या वर्धन वंश। टॉपिक है पुष्यभूति या वर्धन वंश, जिसमें हमको हर्षवर्धन को पढ़ना है। जिसमें हमको पुष्यभूति या वर्धन वंश से केवल हर्षवर्धन को पढ़ना है। आई होप आप लोगों को अभी तक क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुत बेहतरीन क्लासेस दी जा रही हैं। कल कुछ व्यस्तता के चलते क्लासेस बाधित रहीं। आज फिर से नई क्लासेस, पूरी क्लासेस आपको दी जाएंगी पूरे दिन में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमको हर्षवर्धन पढ़ना है पुष्यभूति या वर्धन वंश से। चलिए देखेंगे। पहला क्वेश्चन, गुप्त वंश के पतन के बाद पुष्यभूति वंश ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। पिछली क्लास में हमने आपको गुप्त वंश पढ़ाया था। तो गुप्त वंश के जब पतन हो गया, गुप्त वंश का जब पतन हुआ, उसके बाद पुष्यभूति वंश ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया। गुप्त वंश के बाद पुष्यभूति वंश आया। देखेंगे ये अगला क्वेश्चन, पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। ये बात याद रखिएगा कि पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की, कौन था संस्थापक। तो पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। और इसकी राजधानी क्या थी? थानेश्वर। इसकी राजधानी थानेश्वर थी। ये इंट्रो है शुरुआत में पुष्यभूति वंश का, कि पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था, तो पुष्यभूति था। और इनकी राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था। तो जो प्रभाकर वर्धन है, वो प्रभाकर वर्धन को इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता माना जाता है। देखिए, पुष्यभूति वंश की स्थापना तो पुष्यभूति ने की, लेकिन इस वंश को स्वतंत्रता पूर्वक स्थापित करने का जो है श्रेय प्रभाकर वर्धन को जाता है। तो आप लोग ये बात याद रखिएगा। आगे देखेंगे, प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र हुए। प्रभाकर वर्धन जो कि पुष्यभूति वंश की स्वतंत्रता का जो जन्मदाता था प्रभाकर वर्धन, उसकी पत्नी यशोमती थी। और जिसके 2 पुत्र हुए। एक का नाम था राज्यवर्धन, जो कि ये बड़ा पुत्र था। दूसरा पुत्र था हर्षवर्धन, ये प्रभाकर वर्धन का छोटा पुत्र था। तथा एक कन्या राज्यश्री उत्पन्न हुई। कन्या का नाम क्या था, लड़की का नाम क्या था? राज्यश्री। अब इन्हीं से जो है हर्षवर्धन आगे जो है शासन करेंगे। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र हुए, एक राज्यवर्धन और एक हर्षवर्धन, और उनकी एक कन्या हुई जिनका नाम था राज्यश्री। आगे देखेंगे, राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। राज्यवर्धन चूंकि बड़ा भाई था, बड़ा पुत्र था प्रभाकर वर्धन का, इस वजह से पहले गद्दी पर राज्यवर्धन बैठा। लेकिन राज्यवर्धन की जब मृत्यु हो गई तो 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जो हर्षवर्धन है वो किस ईस्वी में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा, तो 606 ईस्वी में। जब वो गद्दी पर बैठा उस समय उसकी उम्र क्या थी, तो मात्र 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। ये बात आप याद रखिएगा कि हर्ष को किस नाम से जाना जाता था, तो हर्ष को शिलादित्य के नाम से जाना जाता था। ये बात याद रखिएगा, हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था।
ये आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, बढ़िया क्वेश्चन है। आगे देखेंगे, हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। ये बात भी आप याद रखिएगा कि हर्ष ने किसको पराजित करके कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया? शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार करके कन्नौज को अपनी राजधानी हर्षवर्धन ने बना लिया। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, जिससे आने वाली पिट की परीक्षा में आपके दोस्तों को भी लाभ हो सके। और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दें। हमारे चैनल दर्शन क्लासेस विद शिव को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई वीडियो आप लोग मिस ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्लास। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष पराजित हो गए। हर्ष ने पुलकेशिन द्वितीय के साथ, किसके साथ? पुलकेशिन द्वितीय के साथ नर्मदा नदी के तट पर युद्ध किया, जिसमें हर्ष पराजित हो गए। हर्ष को हार का सामना करना पड़ा। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित कर दिया। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चीनी यात्री हुएनसॉन्ग, ये बहुत पूछा जाता है कि चीनी यात्री हुएनसॉन्ग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो याद रखिएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में भारत आया था चीनी यात्री हुएनसॉन्ग? तो हर्षवर्धन के शासन काल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा। हर्षवर्धन, देखो आप इसकी ट्रिक बना सकते हैं, हा से हुएनसॉन्ग, हा से हर्षवर्धन, ऐसे याद रखिएगा। एक छोटी सी ट्रिक बना लीजिएगा, हा से हर्षवर्धन, हा से हुएनसॉन्ग। तो जो चीनी यात्री जो हुएनसॉन्ग है वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ट्रिक है, हा से हुएनसॉन्ग, हा से हर्षवर्धन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिएगा। आगे देखेंगे, हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए थे। जो हर्ष है, हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक छीन लिए थे। आगे देखेंगे, हर्ष के समय नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्षवर्धन के समय में जो नालंदा महाविद्यालय था वो महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था। और नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जला दिया था? तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया किसने था? कुमारगुप्त ने, और बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। आगे देखेंगे, बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, संस्कृत के महान विद्वान थे बाणभट्ट। ये हर्ष के दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन के ही दरबारी कवि थे बाणभट्ट। और बाणभट्ट ने दो रचनाएं लिखी, एक हर्षचरित और दूसरी कादम्बरी। हर्षचरित में राजा हर्षवर्धन की कहानी वर्णित है और कादम्बरी में राजा शूद्रक की कहानी का वर्णन मिलता है। बाणभट्ट जो संस्कृत के कवि थे वो हर्ष के दरबारी कवि थे। इन्होंने दो रचनाएं लिखी, ये दोनों रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं, जरूर याद रखिएगा। हर्षचरित और कादम्बरी, ये दोनों रचनाएं हर्षवर्धन बाणभट्ट की हैं। और आगे देखेंगे, बाणभट्ट के गुरु भरचु थे। बाणभट्ट के गुरु का नाम क्या था? भरचु। बाणभट्ट के गुरु का नाम भरचु था। आगे देखेंगे, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक की रचना हर्ष ने की थी। हर्षवर्धन ने 3 नाटकों की, संस्कृत नाटकों की रचना की, जिनके नाम क्या हैं? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। इन 3 नाटकों की रचना हर्षवर्धन ने
की थी। आगे देखेंगे, हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। आगे देखेंगे, हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। जो मथुरा है, उत्तर प्रदेश का जिला मथुरा, वो हर्षवर्धन के समय में सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए बहुत अधिक विख्यात था, बहुत अधिक प्रसिद्ध था। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें और अपने सुझाव ज़रूर कमेंट बॉक्स में डाल दें। और हमारे यूट्यूब चैनल दर्शन क्लासेस विद शिव को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आपकी आने वाली आगामी परीक्षाओं में आप लोगों को इनसे लाभ मिल सके। तो इसी के साथ अपने माता पिता, अन्नदाता और जवानों का सम्मान करें। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।